काउंटडाउन जो शुरू हो गया है, क्योंकि कल मतगणना है और उसका काउंटडाउन आज से ही शुरू हो गया है। तो पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक पुलिस प्रबंधन किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना स्थल पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम व उसके आसपास पुलिस निम्न जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की। अपने संवाददाताओं से जानकारी लेंगे कि वहां पर आखिर क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या तैनाती की गई है। तो पुलिस महानिदेशक के द्वारा लगातार तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जो तमाम इंतजाम है वो पूरे कर लिए हैं। और भी आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी सुना, उन्होंने किस तरह से बताया कि तमाम जो कहा जाए जरूरी कदम है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर वो कर लिए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो ईवीएम को लेकर होती है वो भी वो लगातार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रणवीर, आपके पास आते हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ये दावे कर रहा है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम जो तरह के प्रयास है वो किए गए हैं, बताइए किस तरह के प्रयास किए गए हैं और क्या अपडेट है पुलिस प्रशासन की तरफ से? अच्छा, लेकिन उसने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया। आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार से ना तो तुरंत देखो नर्वस आ गया था औरत चला जाएगा ना किसी प्रकार से, जो औरत ना लगो भैया, होती है उस पर बहुत तगड़ा। तो लगातार आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जो है वो आखिर कितना तैयार है, इसकी जानकारी लगातार पुलिस प्रशासन दे रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है, बात की जाए पुलिस विभाग की, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो तमाम चाहे वो केंद्रीय बल जो है वो भी लगातार लगाए गए हैं। और आपको बता दो कि एडीसीपी, इनकी 6 एडीसीपी की तैनाती की गई है, एसीपी की 13 एसीपी तैनात किए गए हैं, 28 एसएचओ तैनात किए गए हैं, इंस्पेक्टर 13 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं और 223 एसआई इसके लिए तैनात गए हैं, 9 एमएसआई तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो 1096 हेड कांस्टेबल जो है वो तैनात किए गए हैं और पीएसी की एक कंपनी तैनात की गई है। तो ये तमाम जो कहा जाए सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है लगातार वो इसको लेकर किए गए हैं। और प्रणवीर, आपके पास वापस आते हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इसको लेकर, पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है प्रणवीर? देखिए, लखनऊ में जिस तरीके से 9 विधानसभा का कल मतगणना होना है रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, वहां पर अगर पुलिस की व्यवस्था की जाए तो पुलिस चारों तरफ से उस पर वहां पर चाक चौबंद है। क्योंकि जिस तरीके से कल से लगातार प्रदेश भर में ईवीएम को लेकर के जो एक रूमर उड़ रहा है, जिस तरीके से जगह जगह लोग ये रूमर उड़ा रहे हैं कि इस तरीके से ईवीएम का घोटाला हो रहा है। जो सपा के कार्यकर्ता है, जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि आप जो ईवीएम सुरक्षा उसको लेकर के एक सुरक्षा व्यवस्था बनाइए और एक घेरा बना करके वहां पर कभी किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। आपके लिए जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उस तरीके से आप काउंटिंग के लिए लड़ाई लड़ना है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो कल रात में पहुंच गए थे, वहां की पूरा घेराबंदी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी। उसको देखते हुए लखनऊ में उन्होंने लेकर के पूरा जो एरिया है उसको पूरा एकदम घेराबंदी कर दिया और एक सीमा तय कर दी है कि इसी के बाहर कोई भी कार्यकर्ता, इसके अंदर कोई भी कार्यकर्ता नहीं जा पाएगा। मीडिया सेंटर अलग बनाया गया, जिस तरीके से पहले से ही व्यवस्था की जाती है कि मीडिया के जो पत्रकार के लोग जाएंगे वो दूसरे रास्ते से अपने मीडिया हाउस में पहुंचेंगे और जो अधिकारी जो तैनाती है जिनकी
वो कहाँ पर है? बैरिकेडिंग की चाक चौबंद व्यवस्था है। पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग स्थल से लेकर के जो वहां पर आने जो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, किसी प्रकार से, और एक साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी पार्टी जीतती है, चाहे जो भी पार्टी जीते, चाहे जिस पार्टी के विधायक जीते, किसी भी प्रकार से कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी प्रकार से कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। अगर इस तरह से भी कोई गतिविधि पाई जाती है तो उसके लिए भी जो पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ के कमिश्नर स्वयं वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने व्यवस्थाओं का चाक चौबंद व्यवस्थाओं का मुआयना किया था। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार कल शाम में भी वो पहुंचे थे, आज भी पहुंचे थे। कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो वहां पर लगातार मॉनिटरिंग में जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई कानून व्यवस्था, अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ उसी तरीके से निपटने की लखनऊ पुलिस की तैयारी भी है। अगर किसी प्रकार से कोई हुड़दंग करेंगे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हो सकता है, उनकी पिटाई भी हो सकती है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश वहां पर पहुंच करके जिस तरीके से जो ईवीएम को लेकर के लगातार हर जगह से सूचनाएं सुनने मिले, उसको भी लेकर के लगातार उसमें जो रूम है जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, स्ट्रांग रूम है, उसमें व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है और 3 लेयर की वहां पर पुलिस व्यवस्था की गई है। वहां पर बीएसएफ और आरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है। जब कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगा, तो उसके अनुसार किसी भी प्रकार के कोई रिएक्ट, कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई जुलूस के लिए बिल्कुल ही लखनऊ में रोक लगा दी गई है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन तैयार है और सुबह 8 बजे जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद किसी का भी प्रवेश वहां पर वर्जित होगा, चाहे वो कोई भी नेता हो या फिर कोई भी हो। तो ये तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और इसको लेकर जिस तरह की, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो या तमाम तरह के जो सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती लगातार की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और दूसरी बड़ी खबर, ईवीएम सुरक्षा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में लगातार हलचल है और अखिलेश यादव के निर्देश के बाद मतगणना स्थल पर सपाइयों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और लगातार लगा हुआ भी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने वेबकास्टिंग का लिंक राजनीतिक दलों को देने की मांग की गई है। नकारात्मक एग्जिट पोल के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार है और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपको बता दें कि जो पत्र लिखा गया है, कहा यह गया है कि ये जो मतगणना होगी उसकी जो वेबकास्टिंग है वो की जाए और इसका एक लिंक, यानी कि लाइव जो कहा जाए एक तरह का टेलीकास्ट जो होता है वो दिखाया जाए सभी राजनीतिक दलों को। इसके लिए पत्र लिखा गया है। और कल आपने देखा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आह्वान किया कि जो हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है वो जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर जाकर पहरा दें, तो इसी वजह से इसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और लगातार पहरा दे रहे हैं। जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कार्यकर्ता किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, बैलेट पेपर भी मिले हैं और सवाल दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहा है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है वो कहा जाए कि बेहद सतर्क नजर आ रही है, उसके कार्यकर्ता भी सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लगभग हर गाड़ी को चेक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। तो सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, सवाल समाजवादी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। और अब चूंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल मतगणना होगी और मतगणना के बाद कहा जा रहा है कि उसको लेकर उसकी जो लाइव जो एक तरह से दिखाया जाना चाहिए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है और पत्र लिखा है कि ये जो वेबकास्टिंग है इसकी वेबकास्टिंग कराई जाए और इसका लिंक सभी राजनीतिक दलों को दिया जाए। किस तरह से वहां पर मतगणना हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर पत्र लिखा गया है। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार डेरा जमाए हुए हैं कार्यकर्ताओं में। लगातार डेरा जमाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह बना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है कि हमें लाइव जो कहा जाए वेबकास्टिंग जो है वो दिखाई जाए, इस पर क्या ज्यादा जानकारी आ रही है? जी चंद्रमणि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है चंद्रमणि। तो चंद्रमणि के पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि जो वेबकास्टिंग है वो लगातार की जाए, और चंद्रमणि वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, आप जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है, कहा गया है कि हमें लाइव सब कुछ दिखाया जाए, मतगणना कल सुबह से जिस तरह से शुरू होगी उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो हमें लाइव दिखाया जाए, ये मांग की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा। क्या ज्यादा जानकारी आ रही इस पर? ये देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये संदेश जताया जा रहा है कि चुनाव की जब मतगणना होनी है तब कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, और जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से वाराणसी में कुछ ईवीएम की मशीनों को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद में जगह जगह पर यह देखा गया है कहीं पर कूड़ा जो गाड़ियां हैं उनमें से कुछ पर्चियां पाई जाती हैं, या पूरे प्रदेश में इस तरह से कई जगह इस तरह की छुटपुट की घटनाएं देखी गई। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश जता रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रांग रूम है, जो मतगणना स्थल है, वहां की रखवाली करें। और वहीं पर अगर हम बात करें, कल जिस तरह से 81 प्रभारी नियुक्त किए गए थे पूरे प्रदेश में कि हर मतगणना स्थल पर वहां पर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ ना होने पाए। अब ये देखना होगा जिला जो प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, वो कितनी जिम्मेदारी से और किस तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं ये भी एक बड़ी बात है, और चुनाव आयोग किस तरह से जवाब देता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मतगणना स्थल पर जमे रहें, और कल जब तक वोटिंग के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक वहां पर जमे रहें, सारी सावधानी बरते। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद में ये देखा गया था कि कुछ लोगों में निराशा थी, लेकिन कल के बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है वो देखने वाला है। और कल जी बिल्कुल चंद्रमणि, लेकिन इस पत्र की अगर बात की जाए, चंद्रमणि इस पत्र की अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहा था कि जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है वहां पर लेट काउंटिंग की जाए, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये जो वेबकास्टिंग है इसको लेकर पत्र लिखा गया है। चंद्रमणि जी, निश्चित तौर से देखिए, कल अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो सबसे पहला आरोप उन्होंने यही लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन जा रहा है, मुख्यमंत्री के सचिव फोन कर रहे हैं और सारे जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि जहां पर भाजपा हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो की जाए। और इसी आरोप को लेकर उन्होंने कल भी यह अपने कार्यकर्ताओं से निर्देश दिया था कि मतगणना स्थल पर रहें और जो जितनी भी निगरानी की व्यवस्था है उनको जारी रखें। वहीं अगर आज की बात करें तो आज जो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये मांग की है कि जो मतगणना होनी है उसकी वेबकास्टिंग कराई जाए और उसका लिंक सभी राजनीतिक दलों को दिया जाए, जिससे वो देख सके और निष्पक्षता चुनाव की बरकरार रहे। अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्या सभी राजनीतिक दलों को वो लिंक दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग निश्चित तौर से की गई है कि जो मतगणना होनी है उसकी वेबकास्टिंग कराई जाए और उसका लिंक सभी राजनीतिक पार्टियों को दिया जाए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि वेब कास्टिंग इसकी कराई जाए और इसका जो लिंक है वो सभी राजनीतिक दलों को दिया जाए। काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल मतगणना होगी और आपको बता दें कि जिस तरह से कल मतगणना होगी उसका काउंटडाउन अभी शुरू हो गया है। इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes!
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी कि 10 मार्च को मतगणना शुरू होगी और इसी पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। आखिर इस बार विधानसभा तक का सफर कौन तय करेगा? हालांकि दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी फिर से एक बार पुनः सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में यह एक ऐसी पार्टी होगी जो दोबारा सत्ता में आएगी। और हमारे संवाददाता संदीप इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तो लगातार संदीप जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है और दावे जो है वो तमाम पार्टियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, तो आखिर में ये जो ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। वहां पर क्या माहौल है और किस तरह की अपडेट वहां से मिल रही है संदीप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जहां इस वक्त खड़े हुए हैं वो विधानसभा है। यानी कि विधानसभा का सफर जो है सभी पार्टियां तय करना चाहती हैं और सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे और दावे के साथ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे अपने पूरे जोर के साथ में लड़ना चाहती हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अब पहुंचने का सबका प्रयास होता है और सभी पार्टियां चाहती हैं कि हम जो है 300 पार करके सीट ला करके पूर्ण बहुमत के साथ में विधानसभा पहुंचे। ऐसे में जो विधानसभा पहुंचने की जो राहें हैं, लोगों की राहें हैं, वो कितनी मुश्किल होती चली जा रही है। ये ईवीएम मशीन साफ तौर पे सवाल खड़े करने वाली बात कर रही है। जैसे समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो ईवीएम मशीन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी की बात करते हैं, वो भी लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता जो है लगातार जो है निशाने साध रहे हैं ऐसी चीजों को लेकर के, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ईवीएम पे प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल जो साफ तौर पे आए थे, एग्जिट पोलों में साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली जा रही, यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से रिपीट होते नजर आएंगे। तो इन सारे सवालों को लेकर के अब अगर बात करते हैं तो विधानसभा का सफर अब जो है लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया है। लोग राह तलाश रहे हैं कि अब विधानसभा के सफर पहुंचने के लिए आखिर कैसे पहुंचा जाएगा और किस तरीके से पहुंचा जाएगा। इसको लेकर के अब नतीजे कल आने हैं और उसकी सभी को बड़े जोर से जो है अब इंतजार है उन नतीजों का कि नतीजे काफी है तो सरकार किसकी बनती है और कौन विधानसभा तक का सफर जो अब तक का पिछले 5 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी करती चली आई, क्या उसकी प्रबल दावेदारी होगी या विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो दावे कर रही थी कि 300 पार इस बार सीटें लेकर के आएंगे या वो विधानसभा। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, सवाल ये भी है ना संदीप, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये तो दरअसल हार का डर है, क्योंकि ये उसी दिन हार गए थे जब खबरें आ रही थी कि इसकी सफाई की जा रही है, ये रंग बदला जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दरअसल एग्जिट पोल आए हैं, उसके बाद से अखिलेश यादव आप कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तैयारी की जा रही है कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इसीलिए ऐसा हुआ। ये भी तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं संदीप। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं कि एग्जिट पोलों की, तो एग्जिट पोल आने के बाद से लगातार जो है पहले तो समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो या मुखिया हो तो लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि एग्जिट पोल कितना सही है। हम नतीजों पर विश्वास करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना था और हम परिणाम को जो है इंतजार कर रहे हैं कि 10 मार्च का जो हम इंतजार कर रहे हैं वो 10 मार्च का दिन आएगा, उसके बाद से क्लियर होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। यानी कि वो साफ तौर पे ईवीएम पे
जिस तरीके से पोलिंग की बात करें उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और अब जो है सवालिया निशान की अगर बात करें तो ईवीएम मशीन पे सवाल खड़े हो गए हैं। ईवीएम मशीन को लेकर के लगातार जो है पंज कसे जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो यानी कि हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि विधानसभा का सफर कितना मुश्किल होने वाला है, किस पार्टी को होने वाला है, ये एक बड़ी बात होगी। यानी कि एक दिन शेष बचे हैं और एक दिन के बाद से तय होगा कि विधानसभा तक का सफर कौन सी ऐसी पार्टी है जो तय करके आई है, या कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी। तो ये भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही समय बचा है। इससे साफ अंदाजा होगा फिर अब कौन पहुंच रहा है और कौन विधानसभा के अंदर प्रवेश करता नजर आएगा। जी बिल्कुल संदीप, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की भी, और ये जो तमाम दिग्गज समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी लगातार कल सवाल उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रही है कि ये दरअसल हार के डर से ईवीएम को पहले से ही दोष देने लगे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी से शुरू हो गया है, लेकिन काउंटडाउन जैसा कि शुरू हो गया है, हम आपको बता रहे हैं कल इसकी मतगणना होगी। और अब चौथी खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर मतगणना स्थल से जुड़ी तैयारी के बारे में जानकारी दी। वहीं पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि मतगणना स्थल पर पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद है। मतगणना के लिए क्या ठोस नीति तैयार है, इस पर हम अपडेट लेंगे और हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे, शिव सागर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसको लेकर तैयारी है। और जिस तरह से एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी और लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर पूरी जानकारी दी। धारा 144 भी लगातार लागू कर दी गई है, तो काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसको लेकर तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। और इसी पर हम आपको बता दें कि इसी पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोनों ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो दोनों ही बड़े अधिकारी हैं। और इसी तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसीएस होम अवनीश अवस्थी, ये इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हुई हैं उसको लेकर तमाम जानकारी दी। और शिव प्रताप हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, तमाम तैयारियों का कहा जाए कि इसको लेकर जानकारी दी गई है इन दोनों ही अधिकारियों के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि लगातार आरोप लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर, उसके बाद इस मतगणना को एक तरह से विश्वसनीय बनाना और विश्वास के साथ इसको पूरा करना, यह भी कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिव प्रताप। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के बाद यानी कि 7 चरणों के चुनाव जब खत्म हुए हैं, उसके बाद से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम की सुरक्षा खतरे में है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, वो लगातार अधिकारियों के बलबूते पे अधिकारियों को अपनी पार्टी का एजेंट बना दिया है और वो ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं। इसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने और उत्तर प्रदेश की सरकारी व्यवस्था के तंत्र ने एक प्रेस वार्ता करते हुए ये भरोसा देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्ट्रांग रूम है ईवीएम के, वो सभी सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये प्रमुख सचिव गृह और एडीजी प्रशांत कुमार ने सबको बताया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्ट्रांग रूम है वहां पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी के निगरानी में सारी ईवीएम्स को रखा गया है और लगातार वेबकास्टिंग की जा रही है। जो ईवीएम के स्ट्रांग रूम है वहां पर कोई भी जाएगा तो वो निगरानी के दायरे में रहेगा, सीसीटीवी के दायरे में रहेगा और कोई भी अंदर जाता है तो बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ जाएगा और सीसीटीवी की सुरक्षा के तहत जाएगा और अधिकारियों के इजाजत के बाद ही उसकी एंट्री होगी। तो ये इस तरीके का भरोसा
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से दिया गया। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी स्ट्रांग रूम बेहतर तरीके से सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल शिव प्रताप। और देखिए अलग अलग जगहों से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा था कि कहीं बैलेट पेपर जो है वो कूड़ा गाड़ी से मिल रहे हैं, कहीं पर एसडीएम की गाड़ी को घेराव किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और तो वहीं पर चुनाव आयोग ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो सवाल यही है कि अगर कोई गलती नहीं की है तो उस पर आखिर कार्रवाई क्यों की गई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो शिव प्रताप बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बनाने की कोशिश लगातार जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सभी विचार बहुत देर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा की बेड़ियां तोड़नी है मुझे, खुले गगन में अब उड़ना है मुझे। स्वाभिमान भी मैं, सम्मान भी मैं, धरा की जैसी सहनशील हूं मैं। अब ना पूछ किसी से, ना किसी की सुनो, काबिल हूं मैं, ये खुद से कहो। दौर वही पर सोच नई, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। ना रुकेंगे और कदम जो उठाए हैं मैंने अपने लिए। अटल अचल पर्वत सा मनोबल मेरा, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। सरल भी हूं, ज्वाला भी हूं, हौसले की मिसाल हूं मैं। आदर्श वही पर अबला नहीं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। स्वयं सक्षम हूं मैं, निर्भया हूं, आत्मनिर्भर हूं मैं। बुलंद हौसले और जोश नया, अपने सपनों को अब दूंगी एक नई दिशा। अब ना थकेंगे हम, ना थमेंगे हम, नया इतिहास रचेंगे हम। आदि भी मैं और अंत भी मैं, जीवन देने की क्षमता भी मैं। सृष्टिकर्ता की सबसे खूबसूरत रचना भी मैं, ममता का सागर भी मैं, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप भी मैं, काबिल हूं मैं, नारी हूं मैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी उत्तराखंड की जंग में कौन बनेगा नंबर 1? गोवा और मणिपुर में मतदाता किसके संग? पंजाब में किसे मिला बहुमत वाला जनाधार? सबसे तेज नतीजे, सबसे शानदार विश्लेषण, जनादेश 2022 दिन भर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल मतगणना होनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों की भी, और इसको लेकर काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इम्तिहान का रिजल्ट कल आएगा, तो वहीं पर एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में घबराहट साफ देखी जा सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने खुद चुनाव की कमान संभाल रखी थी, जहां उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी से इसकी अपडेट लेंगे, और इसी पर मोहम्मद शफी हमारे साथ बने हुए हैं। शफी, आपके पास आते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल में बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन जो नारा दिया गया था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन महिलाओं ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इस नारे को ऐसा लगता है कि नकार दिया है। शफी, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2022 विधानसभा का जो चुनाव है इस बार कांग्रेस के लिए बहुत खास था, और इसकी पूरी कमान प्रियंका गांधी, जो कि महासचिव भी है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने संभाल रखी थी। और एक नए नारे के साथ, एक नए स्लोगन के साथ विधानसभा 2022 विधान चुनाव के शुरुआत की थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और पहली दफा ऐसा देखने को मिला है कि 40% जो आरक्षण है, 40% जो टिकट है विधानसभा के, वो महिलाओं को दिए गए थे। और कई बार एक बड़ी बड़ी रैली भी की गई, कई बार लगातार गांव, देहात, शहर, सभी जगह जो प्रियंका गांधी खुद गई, लोगों से मुलाकात किया, बहुत मेहनत की, सभी से मिली। लेकिन अगर अब बात करें हम, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी उसका मनोबल टूटता नजर आ रहा है। हम इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और हम आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा है। यहाँ बहुत ही इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं नजर आ रहा। तो जिस तरीके से जो परिणाम फिलहाल अभी कल आना बाकी है, कुछ उम्मीदें अभी कांग्रेस पार्टी में जरूर बाकी है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया है, कहीं ना कहीं मनोबल टूटता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जोश अभी जरूर बरकरार है, क्योंकि कल 10 तारीख है, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। एग्जिट पोल के अगर माने तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई कर रही है। सामने 2 लड़ाई दिखाई दे रही थी। पिछली बार अगर बात करें 2017 की विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या, जिस तरीके से महासचिव प्रियंका गांधी ने नए स्लोगन के साथ इतनी मेहनत की, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, जगह जगह लोगों से मुलाकात की, क्या इनको बढ़त मिलेगी? क्या कुछ परसेंटेज के जो वोट है वो बढ़ेंगे? क्या इनको सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी? या इस बार जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल की बात करें तो सीटें इनकी घटती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतनी मेहनत किया है, लोगों से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम जरूर मिलना चाहिए। और एक नए स्लोगन, जो कि अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है, जो नया स्लोगन, और आरक्षण की बात करें तो 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन इसके भी कई नुकसान जरूर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है, क्योंकि जो स्लोगन दिए गए थे, जो पोस्टर गर्ल अगर कहें, पोस्टल गर्ल कई टूटकर कांग्रेस पार्टी की लगभग 3 से 4 जो महिलाएं थी वो बीजेपी में शामिल होगी, तो कहीं ना कहीं जरूर इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। फिलहाल अब कल मतगणना होनी है। अब ईवीएम में कैद है, 9 विधानसभा लखनऊ में है। अब लड़ाई तो कांटे की देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इतने प्रयास किए जा रहे थे। खुद प्रियंका गांधी ने यूपी की कमान संभाल रखी थी। फिलहाल अब देखना होगा कि कल जब ईवीएम खुलेगी तो किसके सत्ता है, कौन विधानसभा जाता है। जी बिल्कुल शफी, और एग्जिट पोल भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं थोड़े बहुत ही सही, लेकिन उन्हें उत्साह नजर आ रहा है। आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर जो तमाम उत्साही कार्यकर्ता है वो लगातार हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन वहीं पर अन्य जो विपक्षी दल हैं वो इतने मुखर होकर ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि कांग्रेस जो है वो अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है, और अगर ऐसा होता ईवीएम पर अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती तो फिर आखिर कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठते कि अगर चुनाव आयोग को मैनेज किया जा सकता है तो फिर केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों मैनेज किया जा रहा है? ये काम तो कांग्रेस ये काम तो जो पंजाब में भी हो सकता है, उत्तराखंड में भी हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है शफी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए ईवीएम पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही हो, चाहे बनारस हो, चाहे रायबरेली हो, और भी कई जगह ऐसी घटना सामने आई है। बैलेट पेपर की बात करें तो कूड़े में मिल रहा है, ईवीएम की ट्रक जा रही है तो वो पकड़ी जा रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो अगर चुनाव आयोग ने साफ तौर से इस पर नकार दिया, इसको मना कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी 23 फरवरी के बाद रात से ही
वहां पर डेरा डाल दिया था। जहां जहां ईवीएम कैद है स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर डेरा डाल रखा, सभी पार्टियों ने डेरा डाल रखा। लेकिन समाजवादी पार्टी इसलिए सबसे ज्यादा जोर पकड़ ली, इसलिए सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है क्योंकि बीजेपी के सामने अगर कोई सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही थी तो वो समाजवादी पार्टी मानी जा रही थी। और कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने ताकत भी झोंक रखी थी। जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, वो चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। क्योंकि आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की जब रथ यात्रा चली, अखिलेश यादव की जब रैली चली, तो रैली में एक तरीके से रेला कहा गया था कि लाखों सैकड़ों लोग, हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जब से एग्जिट पोल आया है, कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पर सवाल उठने शुरू हो गए। जी बिल्कुल। तो लगातार कहीं ना कहीं शफी ये कहा जाए कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा तमाम ईवीएम पर जो है वो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफी इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी का जो नारा है उन्होंने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ के न्यूज पर। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी उत्तराखंड की जंग में कौन बनेगा नंबर 1? गोवा और मणिपुर में मतदाता किसके संग? पंजाब में किसे मिला बहुमत वाला जनाधार? सबसे तेज नतीजे, सबसे शानदार विश्लेषण, जनादेश 2022 दिन भर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री कांग्रेस सरकार का चौथा बजट पेश किया। बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भाषण के दौरान कई घोषणाएं भी की। बजट को लेकर हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की है, और क्या बातचीत हुई आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के तौर पर आज बजट किया है। बजट में क्या कुछ खास है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद स्वयं मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश किए, आप किस वर्ग को किस तरह से आगे लाभान्वित करेंगे? देखो, किसानों को के लिए जो योजनाएं थी उसको हमने जारी रखा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार जो श्रमिकों के लिए जो हमने योजना शुरू की, अब उसे 6000 से बढ़ा के 7000 रुपये वार्षिक कर दिया। साथ ही जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो उसकी संस्कृति के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे बैगा, गुनिया, ये लोग काम करते हैं, उसके लिए भी राजीव गांधी जो श्रमिक न्याय योजना के बराबर ही उनको भी राशि दी जाएगी। तो संस्कृति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में गांव को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गौठान को हम डेवलप करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो। और अब विभाग की चर्चा भी की है लगभग 1 महीना पहले। उस समय आपको क्या लगा कि कौन से विभाग में ज्यादा काम करने की जरूरत है, या कौन सा वर्ग है जिसपे अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है? सभी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो इससे व्यक्ति के जो विकास है वो होता है। दूसरी बात है कि सड़क, बिजली, पानी, ये क्षेत्र का विकास होता है। तो हमको क्षेत्र का विकास करना है और व्यक्ति का भी विकास करना है, उसके अर्थव्यवस्था भी मजबूत करना है। देखिए थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आने वाला बजट है कहीं न कहीं हर वर्ग को प्रभावित करेगा। कैमरा पर्सन हितेश के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, और जिस तरह से उन्होंने बजट पेश किया उस पर जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते आगे, यूपी के 7 चरणों के मतदान 7 मार्च को खत्म हो गए हैं। बारी है मतगणना की। मतगणना के बाद परिणामों को जो कि कल यानी कि 10 मार्च को आने हैं, और देखना यह है कि जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है और किसकी सरकार बनाने के मूड में है।
सभी गुणा गणित जनता से ही जानेंगे। हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। अंतिमा सिंह बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शानू जुड़े हुए हैं बरेली से, मधुर मोहन कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महफूज हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसको लेकर सवाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले अंतिमा आपके पास आते हैं। लगातार जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो सफाई देते हुए नजर आए, सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि कमिश्नर भी सफाई देते हुए नजर आए कि आप ये ईवीएम के जो नंबर हैं वो मिला लीजिए। ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जनता का जो मूड है वो क्या कह रहा है वहां पर, और ये ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आम जनता का क्या कुछ कहना है? अंतिमा, जैसे कि आपको बता दें कि जो ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं 2 दिन से, जो है कि ईवीएम पे लगातार जो है कि सवाल उठ रहे हैं, तो उसको लेकर के जनता में भी ये लग रहा है कि जो ईवीएम में गड़बड़ी है, अफवाहें भी फैल रही हैं कि तो जनता को ये लगता है कि ये चोरी हो रहा है, कोई जो है कि उठा ले जा रहा है तो गाड़ी रोक दिया जा रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। तो इस तरह के जो है कि पब्लिक में अफवाहें फैल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा भी लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि जनता के मूड में, जनता के दिमाग में एक अफवाह तरह से फैल गया है कि ईवीएम को उड़ा लिया जा रहा है, चोरी कर दिया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। तो इस तरह से जो है कि लोगों के अंदर भ्रम फैल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की अगर बात करते हैं तो जनता सब जानती है कि आने वाला समय किसका है, हम किसे वोट दिए हैं, जिसका सरकार आएगा वो देखा जाएगा। और ये बात अभी आपको कहेंगे कि अब जिस तरह से अभी 10 घंटे से जो है कि गुंडागर्दी चल रही थी, हंगामा चल रहा था, सपा कार्यकर्ताओं में जो है कि एक तरीके से हंगामा था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ये समझ गई है कि हम जो सरकार आएगी वो किसकी आएगी, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी है ये सही नहीं है। आप गुंडागर्दी से आप शासन को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता एक तरीके से, उसके अंदर बुद्धि है, दिमाग है, वो चालाक है, वो समझती है कि अब किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। और बात कर सपा की, तो जब सपा का हाल अभी है जीतने के पहले, तो जीतने के बाद क्या होगा ये तो अभी से ही समझ में आ रहा है। तो जनता सब जानती है। ठीक है अंतिमा, वापस लौटेंगे आपके पास। शानू हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू, बरेली से तमाम खबरें सामने आ रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर मिले और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आप इस वक्त कहां पर है और वहां पर क्या सिचुएशन है और इसको लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, क्या कार्रवाई जो है वो हुई है इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे शांतनु बड़ी कार्रवाई है, बड़ा जो काम किया है जिला प्रशासन ने। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश नहीं था, लेकिन जिला प्रशासन ने गलती पाई। उसके बाद जो है जो एसडीएम वहां की पारुल तरार थी बहेड़ी क्षेत्र की, उन पर गाज गई है और उनको उनके पद से हटा दिया गया है। उसकी जगह उनको जो राजेश चंद्रा जी हैं उनको वो आपका 4 दे दिया गया है। हालांकि शांतनु, सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही थी और कल ही उनको जी जब उनसे हमने बात की कि ये चुनाव आयोग के निर्देश पर आपने एक्शन लिया है या फिर आपने अपने स्तर लेवल से लिया है, तो उनका साफ तौर पर से कहना था कि मैंने गलती पाई थी, जांच मैंने खुद की थी और मैं मौके पर मौजूद था, उसके बाद ही मैंने ये एक्शन लिया है। और पारुल तरार जो कि एसडीएम बहेड़ी थी, उनको अब अपने पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि नए अधिकारियों को भी वहां की जांच पद दे दिया गया है और वो वहां पर अपनी जो ड्यूटी थी उसमें लग चुके हैं। देखने वाली बात है, कल जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम प्रत्याशी थे, तमाम दलों के प्रत्याशी हैं, उनकी कल जो सांसें थी जो अब तक थमी हुई चल रही थी, वो कहीं कल राहत की सांस ले पाएंगी, क्योंकि कल सुबह 6:30 बजे या 6 बजे से ही बरेली की मतगणना शुरू हो जाएगी और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के वो सब जिले वहां पर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। और थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश का जो इस बार सिंहासन है उस पर कौन अपनी सीट पकड़ने जा रहा है। और जो जिलों बार, चाहे जब बरेली की बात करें चाहे तमाम और जिलों की बात करें, वो उन जिलों पर कौन सी जो पार्टी है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है शानू, वापस आएंगे आपके पास। महफूज प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए महफूज आपके पास आते हैं। जिस तरह से तमाम ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है महफूज? प्रतापगढ़ जनपद में अभी 2 घंटे पहले जैसे ही यहाँ एक अफवाह उड़ी, एक रूमर उड़ा कि यहाँ पर करीब एक गाड़ी आई है जिसके अंदर कई लैपटॉप हैं, कई प्रिंटर हैं, तो यहाँ पर करीब 200 से अधिक सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे स्थल को घेर लिया था चारों तरफ से। जी तो महफूज से संपर्क टूट गया है, वापस जुड़ेंगे महफूज के साथ। और अनवर का रुख कर लेते हैं। अनवर बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं। अनवर रजा,
बांदा की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि अखिलेश यादव के आह्वान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर किसी की गाड़ी रोक रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो या फिर कोई भी हो, वहां पर क्या इस वक्त माहौल है अनवर? देखिए 2 घंटे पहले यहाँ पर अभी झड़प हुई थी, प्रशासन पर आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बताया कि हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं पूरी तरह से, ईवीएम के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उन्होंने यहाँ पर रुकने के लिए कहा है, तो वहां पर रुके थे। जब अधिकारियों के जब जत्था आया तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और अधिकारी नहीं रुके, इस बात को लेकर इनकी झड़प हुई है और झड़प होने के बाद यहाँ पर लाठीचार्ज की बात भी सामने आई है। लोगों ने बताया है कि प्रशासन जो है मिली भगत के चलते यहाँ पर हम लोगों के साथ अनियमितताएं करा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो किसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं तो खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है बिना जांच के, बिना दिखावे के गाड़ियां अंदर जा रही हैं। कई गाड़ियों में ईवीएम की भी बात कही इन्होंने कि ईवीएम अंदर जा रही है, ईवीएम अंदर से बाहर आ रही है। वहीं हम जिलाधिकारी की बात करें तो मतगणना के लिए यहाँ पर पर्याप्त प्रशासन लगाया गया हुआ है, टीमें लगाई गई हैं, पर्यवेक्षक हैं, 308 कर्मी हैं जो मतगणना को लेकर जो गिनती करेंगे। यहाँ पर 56 जो हैं टेबल्स लगाए जाएंगे पर विधानसभा, चारों विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए जाएंगी और उसमें 5 टीमें अतिरिक्त रखी गई हैं जो कि मौके में अगर उनका प्रयोग किया जाएगा तो उनको भी रखा गया है। तो इस तरह से पूरी एक विधानसभाओं में 14 टीमें लगाई गई हैं। वहां पर बताया गया है कि जो 3 विधानसभाएं हैं, बांदा और बबेरू और तिलवारी, वहां पर 28 राउंड जो गिनती होगी और नरेंद्र विधानसभा में 29 राउंड गिनती की जाएगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और मधुर मोहन का भी रुख करेंगे और महफूज आपके पास भी वापस आएंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम ईवीएम को लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, इस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी उत्तराखंड की जंग में कौन बनेगा नंबर 1? गोवा और मणिपुर में मतदाता किसके संग? पंजाब में किसे मिला बहुमत वाला जनाधार? सबसे तेज नतीजे, सबसे शानदार विश्लेषण, जनादेश 2022 दिन भर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चुनाव सर पे हैं, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला था तो बीजेपी उससे घबरा गई। उसको पता है कि इस बार बीजेपी के भी सर्वेज में उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की 272 में से 250 सीटें आने वाली हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में अभी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। और दिल्ली के दिल में जब आया कि एमसीडी में केजरीवाल, तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 15-20 सीटों पर समेट देगी दिल्ली की जनता इतने भ्रष्टाचार की वजह से। तो उसने चुनाव आयोग को झुका के आज दबाव डाला और तारीखें टलवा दी, चुनाव आयोग से चुनाव का ऐलान टलवा दिया। आज भाग गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि दिल्ली की जनता का सामना कर सके। भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि समय पे चुनावों का सामना कर सके। बहाना ले रहे हैं यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन से क्या होगा? यूनिफिकेशन से इतना ही तो होगा कि अभी 272 पार्षद अलग अलग जगह से अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं और 3 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। यूनिफिकेशन होगा तो तीनों एक कमरे में बैठने लगेंगे, एक ही हॉल में बैठने लगेंगे। यूनिफिकेशन का यही तो है। तो यूनिफिकेशन करवाते रहना। लेकिन चुनाव क्यों टाल रहे हो? चुनाव से क्यों भाग रहे हो? चुनाव से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं और आपकी 15-20 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 0 कर दे जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया?
चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पे चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से आज नकारा गया, चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आज़ादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आज़ाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा। मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने निर्णय को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं। बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कि अगर हार रहे हो तो अच्छे काम करो ना, लोगों के लिए ईमानदारी से काम करो ना। ये चुनाव आयोग के दरवाजे से चुनाव से क्यों भाग रहे हो, डर के क्यों भाग रहे हो? और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी अगर चुनाव हो तो 272 में से 250 सीट आएंगी, और अगर बीजेपी इस तरह से चुनाव से भागी और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा जो लोगों को आज समझ में आ गया है, इसके बाद तो हो सकता है 260 या 70 सीटें भी आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की। थैंक यू। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। लगातार चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए नजर आए। और वापस आते हैं, अपने बात कर रहे थे मधुर मोहन के पास चलते हैं। मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, जिस तरह से पोस्टर भी अब तो लगा दिए गए हैं, अखिलेश यादव की जीत को एक तरह से बधाई उन्हें दी जा रही है। अखिलेश यादव को राजधानी में पोस्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन काउंटडाउन चूंकि शुरू हो गया है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कहा जाए कि 12 से 15 घंटे का समय बचा हुआ है, और फिर जो है वो तस्वीर धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बात की जाए तो जनता का क्या माहौल है? इस एग्जिट पोल भी आ गए हैं और जनता क्या कुछ सोच रही है? मधुर मोहन, बिल्कुल, यदि हम बात करें कानपुर शहर की, तो कानपुर नगर की 10 विधानसभाएं हैं जिसमें 93 87 उतरे थे, और कल इसको सुबह से मतगणना चालू होनी है। कल कानपुर में क्या पूरे प्रदेश चालू होनी, जैसे तैयारी पूरी कर ली गई। जो अभी तक एग्जिट पोल हम की बात करें, जो केडीयू की टीम ने जो जीरो ग्राउंड में जो रिपोर्टिंग की, उसमें अभी हम जिससे बात करते हैं, जो भी व्यक्ति वोट देकर निकला है या उसके बाद से अभी तक जो कल 20 तारीख से जो हम लोग ने बात की, तो उसका साफ ये निकल के आ रहा है कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है। लेकिन जो सपा वाले जो अभी तक प्रदेश के हर जिले में जो बवाल कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन हैक कर ली जाएगी, या फिर कई पोस्टर लगा दिए गए कि अब की बार तो सपा सरकार साइकिल दौड़ेगी और योगी सरकार नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति भी सामने पैदा हो रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी वोटर से बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि योगी सरकार, मुझे योगी सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं कल जो निर्णय आना है वो साफ आ जाएगा कि कौन सरकार, कौन मुकुट पहनेगी और कौन नीचे जाएगी। लेकिन कानपुर में अभी तक जो 10 विधानसभाओं थी, उसमें 7 में बीजेपी कब्जा था और 3 में सपा का और 1 में कांग्रेस कब्जा था। लेकिन अब साफ यदि बात करें तो कहीं ना कहीं कानपुर में बढ़ोतरी और देखने मिल रही है, और कल पूरी तरीके साफ हो जाए। कल 10 विधानसभाओं को रिजल्ट आना है। जी, तो बिल्कुल कल जो है वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, और अब से कुछ घंटों के बाद ही ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।